हेलो गाइस, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम डिस्कस कर रहे थे। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना था। फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें हमने ऐसे कॉमन मेथड डिस्कस किए थे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे केमिकल मेथड्स जिनसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाई जा सकती है। और थर्ड पार्ट जो होगा उसमें ऐसे मेथड डिस्कस किए जाएंगे जिसमें कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एल्डिहाइड बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और यहाँ टोटल 4 मेथड डिस्कस करने वाले हैं। और ये 4 के 4 मेथड्स ही नेम रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शंस हैं और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसीलिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड बनाई जा सकती हैं। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब समझना यहाँ से कि इसकी रिएक्शन या इसका रिडक्शन जो है वो किससे करवाया जाता है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट एंड BaSO4। अब यहाँ पे पैलेडियम तो मैंने आपको जैसा बोला कि कैटलिस्ट है, और BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है वो कैटलिस्ट पॉइजन है। कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब होता है कि पैलेडियम जो है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा ये BaSO4। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी अगर नॉर्मली सिर्फ हाइड्रोजन लिया जाए तब तो ये बेंजोइल क्लोराइड या फिर कोई भी एसाइल क्लोराइड जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसकी रिएक्शन जो है वो पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो पैलेडियम या कैटलिस्ट का काम करता है, और हाइड्रोजन और पैलेडियम जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देंगे किसमें, एल्कोहल में। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हमें बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनानी है। तो हम क्या करते हैं, इस पैलेडियम की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करना चाहते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक कैटलिस्ट बेस बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। बेरियम सल्फेट जो है वो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देता है और हमें सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रिडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले ये वाला रिएजेंट जो था, इसका कॉम्बिनेशन जो था हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस BaSO4, ये रोजनमुंड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, और इसीलिए इस रिएक्शन को रोजनमुंड रिडक्शन नाम दे दिया जाता है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिएजेंट। इसको रोजनमुंड रिएजेंट बोल देते हैं, और इस तरह से रिडक्शन होता है तो उसको रोजनमुंड रिडक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजल्डिहाइड। मतलब सिंपल सा इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है, और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन H यहाँ पे जुड़ जाता है और एक यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बेंजीन के, ये फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे C+OH, ये इस तरह से यहाँ पे बन जाता है C+OH। इसको ऐसे लिख सकते हो या CHO लिख सकते हो, CHO को ऐसे ही तो लिख सकते हैं C+OH, है ना। और ये बेंजीन रिंग इधर जुड़ रही है, ये सच है, ठीक है। और साथ में ये HCl, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, HCl बन जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इस रिएक्शन की वैसे तो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म तो नहीं दे रखी है, लेकिन आप समझना चाहें याद रखने के लिए थोड़ा सा, तो इसकी मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉमन सी रिएक्शन ले ली, इसको बेंजीन की जगह मैंने R लिख दिया, RCOCl, और इसकी रिएक्शन रोजनमुंड रिएजेंट से हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 से करवाई, तो एक एल्डिहाइड बन गई RCHO, और साइड में बाई प्रोडक्ट HCl बन गया। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म अगर देखना चाहें तो देखो, सबसे पहले मैंने इस RCOCl का स्ट्रक्चर बनाया। RCOCl का ये स्ट्रक्चर है। अब इसकी रिएक्शन में पैलेडियम से जैसे ही करवाता हूं तो पैलेडियम जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स बनाने का, कि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट सेल का है वो है 4d10 एंड 5s0। मतलब s सब शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब s ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, पैलेडियम के पास चले जाएंगे, और इस तरह से एक पैलेडियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। पैलेडियम कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अब किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से करवाते हैं। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और एक हाइड्रोजन HCl के साथ में आ जाता है, और पैलेडियम यहाँ से फ्री हो जाता है, और इस तरह से हमें ये क्या मिल जाती है, एल्डिहाइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट HCl के फॉर्म में मिल जाता है। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, याद रखना चाहें तो याद रख सकते हो, सिर्फ आपको याद रह जाए रोजनमोंड रिडक्शन, इसलिए ये रिएक्शन मैंने मैकेनिज्म रिएक्शन बताई है, बाकी आपको याद रखने की ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट बात जो मैंने अभी आपको बताई दी थी, BSO4 जो होता है वो क्या है, एक कैटलिस्ट पॉइजन है। कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। नहीं तो इससे होगा क्या, एल्डिहाइड जो बनी है वो एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन कम लिमिटेड नहीं रहेगी, ये फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और एल्कोहल्स बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्लियर है। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे 2 एग्जाम्पल हैं, इनमें से एक एग्जाम्पल ये तो हमने अभी देख ही लिया, एनसीईआरटी में गिवन है। एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है या बेंजोइल क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। इनका अगर रोजनमुंड रिडक्शन करवाया जाता है तो क्या फॉर्म होता है। तो आपको याद बस इतना सा ही रखना है कि यहाँ से क्या लग करना है, हमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है। इस तरह से हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो किस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है, ये CH3CHCHO ये बन गया, प्रोपेनॉल बन गया, और साइड में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। यहाँ पे भी बेंजोइल क्लोराइड में भी क्या होना है, सिंपल सा यहाँ पे हमें एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, इस तरह से जोड़ना है, तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगी और साथ में HCl निकल जाएगा। तो ये हुई आपकी रोजनमुंड रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। सिंपल सा हमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ये हमें याद रखना है कि हमें पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है, तभी इसको रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स। अब देखिए, नाइट्राइल और एस्टर से रिएक्शन जब करवाते हैं तो सबसे पहले हम किससे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या ले सकते हैं, नाइट्राइल के लिए ये स्टेनस क्लोराइड और HCl ले सकते हैं, है ना। तो इनसे बनती है करेस्पॉन्डिंग इमीन्स। इमीन्स का मतलब CH डबल बॉन्ड NH। देखो NH2 अगर होता है तो इसको बोलते हैं अमीन, और डबल बॉन्ड NH होती है तो इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है। तो ये इमीन्स बनती हैं, ये इमीन्स बनेंगी करेस्पॉन्डिंग, और इन इमीन्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एल्डिहाइड फॉर्म होती है। अच्छा, इन दोनों स्टेप्स में यहाँ जहाँ पे SnCl2 प्लस HCl फर्स्ट स्टेप में लिया गया और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया गया, तो इन दोनों स्टेप्स में, ये दोनों स्टेप्स अगर होती हैं तो इस रिएक्शन का नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम है, स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके लिए आपको ध्यान एक चीज़ और समझना कि अगर ये SnCl2 प्लस HCl इस रिड्यूसिंग एजेंट की जगह हम दूसरा भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे डाइबाल H, तब भी हमारे पास इमीन्स बनती हैं, लेकिन तब फिर हम इसको स्टीफेन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, तब ये नॉर्मल रिडक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। डाइबाल H के बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। डाइबाल H क्या है, इसका पूरा नेम है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम स्टीफेन रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, स्टीफेन रिएक्शन में आपने सिंपल सा है, स्टेप्स क्या है, 2 स्टेप है। पहले स्टेप में स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl लेना है जिससे इमीन बनेंगे, और इमीन्स की क्या करानी है, हमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है और एल्डिहाइड हमें बन जाते हैं। ये तो आपको याद रखने ही हैं, ये 2 स्टेप हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, मतलब फाइनली आपको ओवरऑल रिएक्शन में ये रखने हैं। या सिंपल आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, RCN, और 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लेना है, SnCl2 प्लस HCl, और सेकेंड स्टेप में क्या लेना है, हमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस लिख दो, या फिर H3O प्लस लिख सकते हैं। और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होने वाला है वो यहाँ पे नाइट्रोजन हट के CHO लग जाएगा, RCHO, इस तरह से बन जाता है। तो आप इतना याद रख सकते हैं इसको, इस तरह से भी 2 स्टेप में याद रखना है, 2 स्टेप में याद रख लीजिए, ठीक है। ये स्टीफेन रिएक्शन है, तो इसकी भी हम चाहते हैं कि एक बार इसका
क्या देख लें, एक मैकेनिज्म देख लें कि हो कैसे रहा है। देखो ये मैं जो आपको बोल रहा था यही इस तरह से लिख सकते हो। RCN फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, SnCl2 प्लस HCl लिया और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाया और फाइनली आपको क्या मिल रहा है, यस एल्डिहाइड बन रहे हैं। तो इसको स्टीफेंस रिएक्शन बोलते हैं। इस स्टीफेंस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म होती कैसे है, मतलब ये रिएक्शन कैसे होती है। अगेन वही बात कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको याद रखने में आसानी रहे इसलिए आप देखना चाहें तो देख सकते हो, नहीं तो वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट रिएक्शन भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये आपके नाइट्राइल हैं। अच्छा नाइट्राइल जो है इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, है ना, साइनाइड्स। RCN, CN जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो इनको कॉमनली एल्काइल साइनाइड बोल देते हैं या फिर एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं। IUPAC में एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं और कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, एल्किल साइनाइड बोलते हैं। चलिए जी कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो हमने ये सबसे पहले सबस्ट्रेट लिया RCN, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल्स है। अब इसकी रिएक्शन जब HCl से करवाते हैं तो यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ ये तो HCl है और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन ये ब्रेक होता है, ये H+ और ये H+ और ये Cl-, ये इस तरह से ब्रेक होता है। अब ब्रेक होने से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर देता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा और इस तरह से NH पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है। पॉजिटिव क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए तो नाइट्रोजन के पास इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड में SN जो होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो नेक्स्ट स्टेप में SN जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और लूज करके क्या करता है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ज़्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है और उसके बाद नाइट्रोजन है। तो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है नाइट्रोजन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कहाँ से कंप्लीट करेगा, टिन से कंप्लीट करेगा। टिन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एक कार्ब एनाइन फॉर्म होता है। कार्ब एनाइन समझ में आ गया कहाँ से फॉर्म हुआ, टिन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और टिन ने इलेक्ट्रॉन दे के क्या किया है, इस एक कार्ब एनाइन फॉर्म किया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो कार्बन आयन है वो सिंगलेट है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों दिए हैं वो टिन ने दिए हैं और दोनों एक ही किस में दे दिए, उसने दोनों एक ही ऑर्बिटल में दे दिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन आयन जो होते हैं वो हाईली स्टेबल हो गए, है ना। कार्बन आयन जो अब कोई भी इंटरमीडिएट की बात करेंगे वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। कार्बन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है ना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। कार्बन तो 4 वैलेंसी के साथ है तो ही स्टेबल है। तो कार्बन आयन है ऑब्वियसली हाईली अनस्टेबल होंगे और अनस्टेबल होने की वजह से अगेन HCl यहाँ पे रोल में आएगा और अगेन एक बार एसिड बेस रिएक्शन होगी। और एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो यहाँ H+ जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा और कार्बन के पास जाके इस तरह से RCHNH बना देगा और यहाँ पे बन गई क्या, इंटरमीडिएट जो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था वो क्या बन गई, इमीन्स बनी है और Cl- यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहली स्टेप जो थी जो SnCl2 और HCl से बन रहा था तो वो इमीन्स बन गई। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। तो इस इन इमीन्स का क्या करना होगा, हमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना होगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना होगा। ओके ये तो मैंने बता ही दिया, इमीन्स बन गई। आगे
यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है तो H2O आएगा। अब यहाँ H2O जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर हो गया, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है और इसके ऊपर क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या करेगा, यस तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो अटैक जो है वो कहाँ होगा, इस कार्बन के ऊपर। ये ऑक्सीजन जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो अटैक कर देगी। और अटैक करेंगे तो कैसे, क्या बन जाएगा, ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसको दिए इस कार्बन को, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ देखना, प्रोटॉन ट्रांसफर होने वाला है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होगा, आप सोचो। प्रोटॉन ट्रांसफर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा वैसे ही है ऑक्सीजन की, और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, मतलब अगर डेफिशिएंसी हो गई तो ये तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इनमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बना रखा है, ये एक बॉन्ड, एक दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और H जो है वो आराम से H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम लिया है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया है, एसिडिक मीडियम लिया है। तो H+ जो है वो H+, हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में इजीली रिलीज हो जाएगा। और क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, H+ के फॉर्म में रिलीज हुआ। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये NH3 पॉजिटिव जैसे ही बना तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन प्लस की, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस बॉन्ड को अपनी तरफ मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करके। और इसी वजह से ये जो है अगेन एक और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा H+ के फॉर्म में। और ये H+ जो है वो Cl-, जो पहले स्टेप में Cl- रिलीज हुए थे उनके साथ में चला जाएगा। यहाँ से HCl बन गया, यहाँ से NH3 बन गया, और ये NH3 और HCl जो हैं आपस में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और NH4+ बन जाता है। ठीक है, और फाइनली यहाँ से ये डबल बॉन्ड RC⸻O ये फॉर्म हुआ और एल्डिहाइड हमें बन गया, और साथ में यहाँ पे बन जाता है NH4Cl। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख भी दिया, NH4Cl बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन में क्या होता है, ये पूरी की पूरी स्टेप्स हैं जो रिएक्शन में होती हैं। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं वैसे कि ये H+ क्यों गया, तो H+ देखो दो तीन चीज़ें हैं, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो इवन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अट्रैक्ट कर लेता है। चाहे यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन ये प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, या फिर यहाँ पे देख लो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे रिलीज मतलब ब्रेक हो रहे हैं, वो ब्रेक किस लिए हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन है, मतलब एसिड बेस अगर एक H+ है तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, और जैसे दिया तो उसको लगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स गए, तो वो क्या करेगा, अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको क्या करेगा, ब्रेक करके और अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे इस तरह से इन स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का नेम याद रखना है, स्टीफेंस रिएक्शन। और ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि एल्किल नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन जब SnCl2 और HCl से करवाते हैं तो एमीन्स बनते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में जब इन एमीन्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं। तो ये आपको ओवरऑल तो यही याद रखनी है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म याद रख सकते हैं। ठीक है,
ओके, आगे नेक्स्ट जो है वो मैंने अभी आपको बताया था कि इस SnCl2 प्लस HCl की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डाइबाल H। डाइबाल H का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। अब ये कैसे कैसे बना है इसको थोड़ा सा समझ लो। डी, ये वाला डी है डाई का, है ना, आइसो का आई है, बाल बी जो है वो इसका ब्यूटाइल का है, ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल है, और एल जो है वो एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम, और हाइड्राइड जो है उसका एच है। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डाइबाल एच। इसका फुल नेम जो है वो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो भी समझ लो। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पे ये देखो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो इसकी एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसीज पे क्या क्या लग रहा है, एक पे तो हाइड्रोजन लग रहा है, और डाई का मतलब 2 आइसोब्यूटाइल हैं। आइसोब्यूटाइल देखो किस तरह से हैं, ये CH2, CH, CH3 और CH3। तो ये एक तो ब्यूटाइल ग्रुप ये हो गया, दूसरा ब्यूटाइल ग्रुप और है CH2, CH, CH3, CH3। तो एक ब्यूटाइल ग्रुप ये है। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल हैं, तो 2 आइसोब्यूटाइल लगे हुए हैं, एक एल्यूमिनियम के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये भी, ये एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है काफ़ी वीक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए डाइबाल H जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर लेता है। तो इस SnCl2 और HCl की जगह हम ये डाइबाल H भी ले सकते हैं, लेकिन तब फिर हम इसको स्टीफन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, तब ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखें, डाइबाल H से भी रिडक्शन करवाएंगे, इमीन्स बनेगी, और उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, एल्डिहाइड बन जाएगी। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल जो है वही है, मैंने जो जैसा बताया आपको यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम। अच्छा, इसको डाइबाल H को एल्यूमिनियम AlH IBu ब्यू का होल ट्वाइस, मतलब ये समझ में आया। IBu मतलब आइसोब्यूटाइल, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, डाई आइसोब्यूटाइल, इसको ये डाई आइसोब्यूटाइल को ये लिख दिया, डाई का मतलब 2 है ऐसे। ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बाहर लिख दिया। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान समझना। तो डाइबाल H लिख दिया जाए या पूरा नेम लिख दिया जाए, पूरा नेम तो आपको कम ही मिलेगा, डाइबाल H लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो डाइबाल H ले सकते हैं SnCl2 प्लस HCl की जगह, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो भी हमारे पास एल्डिहाइड से क्या बन जाती, सॉरी, एसिड साइनाइड से क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएंगे। एस्टर्स जो होते हैं वो भी डाइबाल H से रिड्यूस करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, देखो एस्टर्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, है ना। एस्टर्स क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये RCH डबल OH है ना। RC डबल OH का मतलब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो हाइड्रोजन है, लास्ट वाला हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया जाए, एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए। अब एल्काइल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ CH3COOH है, एसिटिक एसिड है ना। अब एसिटिक एसिड जो है उसका हाइड्रोजन किसी भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, इसकी जगह CH3 लगा दिया जाए या C2H5 लगा दिया जाए, तो ये एस्टर्स हैं। तो ये एस्टर्स की रिएक्शन भी किससे करवाई जाए, इसी मतलब एल्यूमिनियम डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में क्या सेकेंड स्टेप में क्या करवाया जाए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, तो भी इनसे क्या फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं। क्लियर है। तो ये रिएक्शन हुई फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स। एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये C6H5CN है ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग है, और इसके ऊपर CN लगा हुआ है। तो इससे इसका हमने क्या करवाया, स्टीफन रिएक्शन करवाई SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, और उसका सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार प्रोडक्ट बना लीजिए,
मैं अभी अब आपको बताता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट तो क्या होगा, नाइट्रोजन की जगह ये साइनाइड जो है, साइनाइड की जगह क्या लग जाना है, साइनाइड की जगह हमारे पास CHO ग्रुप लग जाएगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। आप चाहें तो इसके स्टेप्स भी लिख सकते हो कि इसमें फर्स्ट स्टेप में जब ये SnCl2 प्लस HCl करवाएंगे तो C6H5, है ना, C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH ये फॉर्म होगा, इमीन फॉर्म होगा एक, और इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस लिख दें या फिर H3O प्लस लिख दें, जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से हमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है C2H5 COO CH3, ये मैंने एक एस्टर लिया और इसका डाइबाल H और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन का जो है वो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये H यहाँ पे लगेगा और एक H यहाँ लगेगा। ठीक है, तो एक एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा CH3OH। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन, और इसमें हम 2-3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं उनको आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला रिएक्शन जो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अगर मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये बेंजोइक एसिड्स बन जाएंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, है ना। अगर इसकी रिएक्शन जैसे टोलुइन है ना, मिथाइल बेंजीन है, तो इसकी रिएक्शन अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, जैसे KMnO4 हो गया या K2Cr2O7 हो गया, है ना, इनसे अगर हमने करवा दी तो ये टोलुइन से फाइनल जो है वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ रुकेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें नहीं लेने होते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, पार्शियली ऑक्सीडेशन करना है, और पार्शियली ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज़ करते हैं क्रोमिल क्लोराइड का। किसका यूज़ करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड से पार्शियली क्या होता है, जैसे CrO2Cl2, और इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CS2 ले सकते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं और इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है CH, और इससे 2 लग जाते हैं O। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये CH है और ये O यहाँ पे इस तरह से लगे हैं, एक इधर कार्बन पे एक इधर कार्बन पे, तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही, एक तो ये वाली, एक ये, एक हाइड्रोजन से, इन पे एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे OCrOHCl2 और यहाँ पे भी OCrOHCl2। इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये फॉर्म हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और इस कॉम्प्लेक्स का सेकंड स्टेप में जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन जो है इसका नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस नेम को याद रखना जरूरी है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, किससे रिएक्शन करवाते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होते हैं हमारे पास, एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं फ्रॉम टोलुइन। तो ये इटार्ड रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस इटार्ड रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, टोलुइन लिया है, टोलुइन में फर्स्ट स्टेप में हमने क्रोमिल क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 सॉल्वेंट में करवाया, और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो ये CH3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हम अभी देख चुके हैं। सबसे पहले स्टेप में क्रोमिल क्लोराइड और CS2 की रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ये सिंपल सी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है,
तो ये इसमें आपको एटार्ड रिएक्शन में याद जो रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनते हैं। रिएक्टेंट हमने टोलुइन लिया है, प्रोडक्ट हमने बेंजल्डिहाइड बना है। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है कि इसमें क्या क्या रिएजेंट लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्रोमियल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 लिया है और सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया है। तो ये चीज़ें आपको इस एटार्ड रिएक्शन में याद रखना मस्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब देखो पहले हमने ग्लेशियल एसिड लिया था, या फिर यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये CH3COOH है, और इसको मैंने एक और ले लिया HOOC, इसको मैंने थोड़ा उल्टा करके लिखा, ये CH3COOH है। इसमें से अगर एक वाटर निकल जाए, H2 निकल जाए, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3C+O तो ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, लिखने का तरीका है, ये CH3CO और यहाँ पे भी CH3, ये एक यूनिट ऐसे यहाँ पे है और एक यूनिट यहाँ पे है, 2 यूनिट सेम है और ऑक्सीजन से ये बॉन्ड क्या है, अटैच है। तो लिखे हम इस तरह से भी देते हैं CH3CO2O। ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है 0 से 5 डिग्री, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, या इसको केल्विन में लिखते हैं तो 273 to 283 केल्विन लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसके यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ऑक्सीजन OCOCH3 ये वाली यूनिट, यहाँ पे जो है ये वाली यूनिट जो है OCOCH3 ये वाली यूनिट, और दूसरी OCOCH3 वाली यूनिट इधर के साइड में। मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, देखो इस तरह से OCOCH3 एक यूनिट यहाँ लग गई और OCOCH3 दूसरी यूनिट यहाँ लग गई। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है। इसको एक बार चाहे हटा दो, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से हाइड्रोजन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या होगा, एसिटिक एसिड बन जाएंगे और 2 यूनिट एसिटिक एसिड बनेंगे और एक क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो या ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले सकते हैं। यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है सूटेबल होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है वो उसकी प्रेजेंस में क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्रोमियम ऑक्साइड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो CH3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल मेथड की, कि एल्डिहाइड्स को या बेंजल्डिहाइड को कमर्शियली कैसे बनाते हैं। तो कमर्शियल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले उसकी साइड चेन को क्या करते हैं, हम क्लोरीनेशन करवाते हैं और बेंजल क्लोराइड बन जाता है। बेंजल मतलब देखो ध्यान देना है इसको, अगर ये होता है CH2 है ना, CH2 को बोलते हैं बेंजिल, है ना, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो इसको CH3 है तो टोलुइन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इसको बोलते हैं बेंजिल। ये नाम तो आप कई बार सुनते हैं। और बेंजिल में से भी अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है, यहाँ पे CH रह जाएगा और इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजल। ठीक है, कॉमन नेम है बेंजल। तो बेंजल और इसके दोनों पे क्या लग रहा है, क्लोराइड लग रहा है, तो बेंजल क्लोराइड बोल देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। अब सिंपल सा, इसमें देखो जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने थे वो कुछ नहीं है, सिंपल क्लोरीनेशन करवाया और ये इजीली हो जाता है क्लोरीनेशन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में इजीली हो जाता है और बेंजल क्लोराइड बन जाता है। और बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल वाटर से करवाया, तो हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये कमर्शियल मेथड है जिससे एल्डिहाइड्स यानी बेंजल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं इजीली।
नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शंस में से एक वो है गाटरमान कोच रिएक्शन। अब इस गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस के साथ में करवाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 या CuCl। ठीक है, CuCl या AlCl3 जो हैं ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं यहाँ पे। और इस रिएक्शन का नेम जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाटरमान कोच रिएक्शन। आपको याद रखना है, कोच मतलब CO, को मतलब देखो कोच से याद रखना CO है ना। गाटरमान कोच में रिएजेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3 या CuCl। और बेंजीन से क्या फॉर्म हो जाता है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, चाहें तो मैकेनिज्म देख सकते हो। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की जब कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिएजेंट लिया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में AlCl3 क्या करता है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन क्यों करता है कि Al के पास में, एल्यूमिनियम के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एल्यूमिनियम को देते हैं और ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, एल्यूमिनियम को दिए, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ जैसे ही अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को कम फुलफिल करने के लिए, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। अब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और क्या फॉर्म कर देगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जिसमें ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जाके ये कार्बन जो है अटैच हो जाएगा। अच्छा, जैसे अटैच होगा तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या होगा, दोबारा से इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ और ये अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या कर लेगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेगा। अब ध्यान देना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हुई, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी इस पाई बॉन्ड से कंप्लीट करने की कोशिश की और जैसे ही कंप्लीट करने की कोशिश की तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो बॉन्ड बना था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से ये अटैक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि ये बेंजीन जो था एरोमेटिक था और ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो नॉन एरोमेटिक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस कार्बन की, कौन से वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन की, तो इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे तो इस पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसका बॉन्ड एंगल जो होगा एक्सपेक्टेड वो होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन जो है उसका अगर आप बॉन्ड निकालना चाहोगे तो 360 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 6 हैं, तो आपका बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए वो आना चाहिए 60 डिग्री एंगल। अब ध्यान देना कि ये जो इतना जो डिफरेंस है 109 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये जो डिफरेंस है इसको ही हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, पहली बात, और दूसरी बात कि इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है। तो इन दोनों वजह से ये बहुत अनस्टेबल क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, जो तुरंत ही क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन, इस एक हाइड्रोजन को रिलीज करके अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा। इसीलिए प्रोटॉन जो होते हैं वो अपना बलिदान दे देते हैं, मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वो H+ के फॉर्म में निकल जाएंगे। अब H+ का मतलब निकलना का मतलब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहीं छोड़ के जा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, अगेन ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और पाई बॉन्ड जैसे ही बनेगा, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये पाई बॉन्ड जो, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकला और यहाँ से H+ के फॉर्म में निकला। अब इसको लेने के लिए क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसके पास में जाके अटैच होगा और क्या बन जाएगी, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगी। समझ में आया क्या, ये वाली बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्या होगा, इस गाटरमान कोच रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म आप कह सकते हो। और एरोमेटिसिटी अगेन रीगेन हो जाती है, तो ये एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से मोर स्टेबल
एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसमें चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है और एरोमेटिक भी है, इसीलिए स्टेबल है। तो ये रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि ये यहाँ से एक एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्लियर है? तो ये रिएक्शंस हुई एल्डिहाइड्स को बनाने की रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिनसे सिर्फ कीटोन बनाए जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।